जैसे ही मैंने इस खौफनाक गेम की दुनिया में कदम रखा, मेरी आंखों की कमोरी की वजह से मुझे कुछ भी सा नर नहीं आ रहा था। तभी मैं सीधे एक ऐसे साए से जा टकराई जो खून से लथपथ था और जिसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था। वो इस जगह का सबसे खतरनाक बॉस था। एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाने के बाद मेरी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और मैं खुद को एक विशाल इमारत के सामने खी पाई। तभी मेरे कानों में एक अजीब सी मशीनी आवाज गूंजने लगी। मेरी आंखों का नंबर इतना यादा था कि 3 मीटर की दूरी पर खा इंसान भी मुझे धुंधला सा साया ही लगता था। न तो मुझे वो बिल्डिंग सा दिख रही थी और न ही आसपास के लोगों के चेहरे समझ आ रहे थे। बस कुछ धुंधली आकृतियां इधर उधर घूमती दिख रही थी। तभी एक लका और लकी भी से बाहर निकल कर आए, जिन्होंने खुद को इस गेम का पुराना खिलाई बताया। उनके नाम फेंग जी और चेंगे थे। हालांकि आज तक कोई भी इस लेवल को पार नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ अपनी जान गंवाने वाले खिलाइयों के लिए उन्हें कुछ रूढ़ी सुराग हाथ लगे थे। इस बिल्डिंग में कुल 30 महिलाएं थीं और हर फ्लोर पर सिर्फ एक ही घर था। नियम के मुताबिक एक महिला पर सिर्फ एक ही खिलाई रह सकता था। चेंगे ने फेंग जी की बात बीच में ही काटी और उसे अपने साथ खींचते हुए फौरन पहली और दूसरी महिला पर कब्जा कर लिया। पुराने खिलाइयों को ऐसा करते देख बाकी लोग भी समझ गए कि नीचे रहना ही सुरक्षित है और सबने जल्दी जल्दी नीचे के फ्लोर्स चुन लिए। मेरी कमोर नर की वजह से मैं उनके साथ दौ नहीं लगा सकती थी, इसलिए मुझे सबके चुनने का इंतजार करना पड़ा और आखिर में मेरे हिस्से में आई सबसे ऊपर वाली 30वीं महिला। ये जानते हुए कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, लाइव चैट में लोग में लेने लगे और कमेंट्स की बा आ गई। जब मैं 30वीं मंजिल पर पहुंची तो चारों तरफ नर घुमाने के बाद मुझे ये जगह अपनी असली दुनिया जैसी ही लगी। बस यहाँ खून की महक थोड़ी ज्यादा थी, दीवारें कुछ ज्यादा ही लाल थी, तापमान काफी कम था और रोशनी भी काफी मध्यम थी। लेकिन ये तो एक आलीशान पेंट हाउस जैसा था, जहाँ मेरा वो परिवार था जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। देखा जाए तो असल जिंदगी में मैं न सिर्फ एक कमोर आंखों वाली लाचार लकी थी, बल्कि एक अनाथ भी थी जिसके पास फूटी कोई तक नहीं थी। मैं दरवाजे के पास गई और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ आगे बढ़ाया और ओर से दरवाजा खटखटाने लगी। अरे जल्दी दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी लाली घर वापस आ गई है। अगर अब दरवाजा नहीं खोला तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। ये सब देखकर लाइव चैट वाले दंग रह गए, पर असल में वो मेरी सोच को समझ ही नहीं पा रहे थे। जब ये एक रोल प्ले गेम है और मुझे इन रूहों के साथ एक परिवार की तरह रहना है, तो फिर बर्ताव भी तो एकदम स्वाभाविक होना चाहिए ना। भला कोई अपने ही घर जाकर इतनी तमीज से पूछता है कि क्या कोई अंदर है, कृपया क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हैं। जैसे ही मेरी आवाज रुकी, दरवाजा एक झटके के साथ खुल गया। एक बर्फीली ठंडी लहर मेरे शरीर से टकराई और मुझे बस सुकून महसूस हुआ। ये जगह तो गर्मी से बचने के लिए जन्नत जैसी थी। यहाँ तो गर्मियों में एसी की भी जरूरत नहीं पेगी। तभी नीचे की तरफ मुझे एक छोटा सा लाल साया दिखा, जिसकी 2 चोटियां इधर उधर झूल रही थी। शायद ये लाल फ्रॉक पहने कोई छोटी बच्ची थी। वो बच्ची एक डरावनी मुस्कान के साथ मेरी तरफ झपटी, पर मैंने उसे बीच में ही रोक लिया। अरे छोटे बच्चों को ऐसे गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, चलो जल्दी से इसे उतारो, मैं तुम्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाती हूँ। तभी मेरी नाक में फिर से खून की महक आई और मैं फौरन चिंता में पड़ गई। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है, जल्दी बताओ। दवाइयाँ कहाँ हैं? लाइव चैट में लोग मेरी बेवकूफी पर अपना सिर पीट रहे थे, पर अफसोस मुझे उनके कमेंट्स दिख ही नहीं रहे थे। मैं उस बच्ची को गोद में उठाकर घर के अंदर ले गई और उसकी वो लाल फ्रॉक उतारने लगी। उसके खूबसूरत से कमरे की अलमारी छानने के बाद मुझे एक सफेद फ्रॉक मिली, जो मैंने उसे पहना दी। वो नन्हे हाथ जो मेरी गर्दन दबोचने के लिए बे थे, अब धीरे धीरे ढीले पड़ गए थे। उसकी हैरानी को महसूस करते हुए मैंने एक गर्म तौलिया लिया और उसके करीब गई और वे प्यार से उसके चेहरे पर लगा खून सा करने लगी। जब चेहरा सा हुआ तब मुझे दिखा कि वो कितनी प्यारी और मासूम सी बच्ची थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, आखिर हम एक परिवार हैं और एक दूसरे का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है, लेकिन क्या इसके बदले मुझे एक प्यारा सा किस नहीं मिलेगा? शुक्रिया अदा करने के लिए वो नन्ही सी बच्ची अपनी सफेद फ्रॉक को सहलाते हुए दबे पाँव मेरे पास आई। पाई ने धीरे से मेरे गाल पर एक प्यारी सी पप्पी दे दी और फौरन पीछे हट गई। फिर अपनी मासूम और मीठी आवाज में बोली, थैंक यू मम्मी। क्या मम्मी? मतलब बिना किसी दर्द के मैं सीधे माँ बन गई। ये तो वाकई में बहुत कूल है। सच कहूँ तो असली दुनिया में मैंने अक्सर सुना था कि कैसे बच्चे को जन्म देते वक्त माँ की जान चली जाती है। मुझे एक प्यारा सा परिवार चाहिए था और मुझे बच्चे भी बहुत पसंद थे, पर मुझे सबसे ज्यादा डर डिलीवरी के उस दर्द से लगता था। मैंने उस छोटी बच्ची को पुचकार कर सुला दिया ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। तभी मेरे कानों में सिस्टम की एक मशीनी आवाज गूंजी। शुरुआत में कुल 30 खिलाई थे, लेकिन अब सिर्फ 20 ही इंदा बचे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ घर चुनने के चक्कर में 10 खिले अपनी जान गंवा देंगे। मैंने अपना फोन खोलकर देखा तो पता चला कि ग्रुप चैट पर सब एक दूसरे को जानकारी दे रहे थे कि बाकी खिलाई आखिर मरे कैसे। सुना है कि उस सुनहरे बालों वाले लके ने अपनी ताकत के दम पर 10वीं महिला का कमरा लिया था, पर जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया एक खौफनाक डॉक्टर भूत ने उसे इंदा निगल लिया। उसने बेमे से उसे चबाया और अंत में मांस से लिपटी कुछ सफेद हड्डियां बाहर थूक दी। एक दूसरे कमरे के आधे खुले दरवाजे के पीछे खिलाइयों को हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। उनका अंदाजा था कि शायद ये सब पिछले खिलाइयों के ही अवशेष थे। ये सब मर देखकर लगभग सभी नए खिलाइयों का डर के मारे बुरा हाल था। अब फेंग और चेंग को छोकर हर किसी का हॉरर लेवल 50 के पार पहुंच चुका था। खैर मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। मैं अपनी जगह से उठी और जब तक वो बच्ची सो रही थी मैंने फुर्ती से पूरे घर की सफाई कर डाली। वो लाल रंग की फर्श की टाइलें मैंने रग रग कर बिल्कुल सफेद कर दी। दीवारों पर जमे हुए खून के धब्बे आसानी से नहीं छूट रहे थे, तो मैंने खुरचनी से उन्हें ओर लगाकर साफ किया। जब सारा काम खत्म हुआ तो थकान के मारे मेरी कमर टूट रही थी और मैं उस बच्ची के पास सोफे पर ही गहरी नींद में सो गई। जब मेरी दोबारा आंख खुली तो मुझे अपने चारों ओर एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई। मेरे सामने एक धुंधला सा काला साया खा था। हालांकि मैं उसे साफ देख नहीं पा रही थी, पर जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उसकी आवाज ने मेरा दिल जीत लिया। दिलचस्प है
कि तुम लैले के हाथों अब तक इंदा बच गई। उसने हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? क्या सच में खुद को मेरी बेटी की माँ समझ बैठी हो? मैंने पलटकर कहा, आपको बच्चे से ऐसे बात करने की इजाजत किसने दी? भला कोई पिता ऐसा होता है क्या? जब मैंने देखा कि वो आदमी गुस्से से आग बबूला हो रहा है और उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा है, तो मैंने फौरन बात संभालते हुए कहा, लले मेरी नन्ही जान है और आप मेरे बेजानू हो। हम सब एक खुशहाल और प्यारा परिवार हैं। पतिदेव, आपकी बॉडी तो काफी शानदार है, पर आप थोड़े नाटे क्यों लग रहे हैं? कोई बात नहीं, अब जब मैं आ गई हूँ तो मैं आप दोनों के लिए लजीज खाना बनाऊंगी ताकि बाप बेटी दोनों की हाइट अच्छी हो जाए। ये सुनकर लाइव चैट में तो हंगामा मच गया। सब चिल्ला रहे थे, बचाओ। ये लकी आखिर बोल क्या रही है? इस खौफनाक बॉस के सामने ऐसी बातें करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? पूरा कमेंट सेक्शन इंतजार कर रहा था कि कब वो मेरा गला मरोड़ेगा, लेकिन अगले ही पल वो आदमी मेरे करीब आया और बोला, मैं नाटा हूँ, मेरी हाइट पूरे 186 सेंटीमीटर है। आंखें खोलकर ठीक से देखो। लगता है आज के माने में चाहे वो भूत ही क्यों न हो, अगर वो मर्द है तो उसे अपनी हाइट की फिक्र जरूर होती है। लूजी शाओ, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि गौर से देखो। उसने अचानक मेरा नाम पुकारा। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि मेरा दिल ओरों से धकने लगा। साफ नहीं दिख रहा था और पास आइए। जब मैंने उसके उस हैंडसम चेहरे को करीब से देखा तो मन ही मन सोचा, शुक्र है कि ये डरावना गेम सिर्फ डर के लेवल को मापता है, दिल की धड़कनों को नहीं, वरना मैं तो अब तक पक्का मारी जाती। वो आदमी बस खामोश होकर मुझे देखता रहा। मुझे डर था कि कहीं वो गुस्सा न हो जाए, इसलिए मैंने तुरंत अपनी आंखें चमकाई और मासूमियत से सिर हिलाया और फिर चापलूसी करते हुए कहा, वाह, आपकी लंबाई पूरे 6 फीट से भी ज्यादा है और मैं सिर्फ 5.5 फीट की हूँ। ये क्यूट हाइट डिफरेंस तो कमाल का है। हम दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सूट बूट में सजे उस आदमी के चेहरे के हाव भाव देखकर लगा कि भला इस अदा के सामने कौन टिक सकता है। मैंने फौरन फ्रिज से सारा सामान निकाला और अपनी कमर कस ली ताकि अपनी नन्ही बेटी और पति के लिए लजीज खाना बना सकूं। मेरे हाथों के हुनर का तो क्या ही कहना। बाप बेटी ने तो उंगलियों के साथ साथ बर्तन तक चाट डाले। जब मैं नहाने के लिए बाथरूम गई तो मुझे बाहर से उन दोनों के हंसने और बातें करने की आवाज आई। ले सच कहूँ तो इस औरत को साथ रखना बुरा नहीं है। ये खाना बहुत लाजवाब बनाती है। लेकिन पापा, कल जब वो दोनों वापस आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि हम उनका बनाया खाना नहीं खा रहे तो वो भग जाएंगे। उसे तुम खाना कहती हो? अगर उन्होंने चूं भी की तो मैं उन्हें वहीं खत्म कर दूंगा। नहाने के बाद मैं भी आराम से मास्टर बेडरूम में जाकर लेट गई। तभी मेरे कंबल के अंदर से 2 काली आंखें चमकती हुई दिखी। उसका छोटा सा चेहरा अंधेरे में चमक रहा था, जो किसी डरावनी फिल्म के मंजर जैसा लग रहा था। मम्मी, उस बिना सिर वाले बुई की बात मत सुनो। आज रात लेले अपनी मम्मी के साथ ही सोएगी। अरे ये तो लेले है। मैंने प्यार से उसके गाल खींचे और उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसे गले लगाए हुए। न जाने कब मेरी आंख लग गई, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे सोते ही सिस्टम अचानक से एक्टिवेट हो जाएगा। खिलाई, कृपया ध्यान दें। रात के समय ये रूहानी ताकतें बेकाबू और हिंसक हो जाती हैं। कृपया इनके साथ एक ही कमरे में न रहें। खिड़की के बाहर जो चांद सफेद चमक रहा था वो पल भर में खून की तरह लाल हो गया और ठीक उसी वक्त वो बिना सिर वाला बॉस जो अभी तक मुझसे फ्लर्ट कर रहा था, उसने अपनी गर्दन को पूरा 360 डिग्री घुमाया और सीधे मेरे बेडरूम की तरफ देखने लगा। पत्नी जी, आपका बनाया खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था। वो अजीब और डरावनी आवाज में हंसने लगा। तभी बिस्तर के नीचे के अंधेरे से एक सफेद और साहुआ हाथ बाहर निकला, जिसने मुझे मजबूती से जक लिया। क्या तुम देवी माँ हो जिसे यहाँ धोखे से लाया गया है? मुझे इस बात की खबर तक नहीं थी कि लेले पूरी रात मेरे पास पहरा दे रही थी। वो एक पल के लिए भी नहीं सोई, बस मेरे चेहरे को एकटक निहारती रही। उसकी फ्रॉक का रंग बार बार लाल से सफेद और सफेद से लाल हो रहा था। वो मेरे कान के पास धीरे से फुसफुसाई, मम्मी बहुत दुखी हो जाएंगी। मैं मम्मी को कभी दुखी नहीं होने दूंगी। लाइव चैट में भी लोग खौफ के मारे कमेंट्स की झी लगा रहे थे। बाप रे, इस नई खिलाई ने तो उस डरावनी बच्ची का स्वभाव ही बदल दिया। मानना पेगा, इसमें कुछ तो बात है। अगले दिन मेरी नींद एक शोर भरी मशीनी आवाज से खुली। शुरुआत में टे घटक खिलाई थे, लेकिन अब सिर्फ 15 ही जिंदा बचे हैं। मैंने नींद में ही अपना फोन उठाया तो देखा कि ग्रुप में खलबली मची हुई थी। कल रात फेवे और खिलाई अपनी जान गंवा चुके थे। पता नहीं उन्होंने क्या खौफनाक मंजर देखा होगा। उनका डर का लेवल आसमान छू रहा था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तभी अचानक फेंग जी का एक प्राइवेट मैसेज आया, लू याओ, क्या तुम ठीक हो? याद रखना, पहले 3 दिनों में तुम्हें हर हाल में अपने परिवार वालों का दिल जीतना होगा। ये वो जानकारी है जो मुझे अब तक मिली है। इसे मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद समझो। ये पुराने खिलाई भी वे दिलचस्प हैं। मैंने मुस्कुराते हुए फेंग जी को जवाब टाइप किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। लेकिन किसी पर भी हद से ज्यादा भरोसा मत करना। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उसने अपना दिल पक लिया और वो दर्द से तपती हुई नीचे गिर पी। लेले का चेहरा चिंता से भर गया और वो उसे सहारा देने के लिए आगे भी। मैं भी तेजी से उसकी तरफ लपकी ताकि उसे गिरने से बचा सकूं। चेतावनी, गेम के एनपीसी नपितिस खिलाड़ियों को गेम जीतने का राज बताना सख्त मना है। तभी बाहर से जोर जोर से कदमों की आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान फटने लगे थे। लेले डर के मारे तुरंत मुझसे लिपट गई। मम्मी, शायद दादा दादी गांव से वापस आ गए हैं। डरो मत बेटा, वो आदमी भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने पल भर के लिए सोचा। घबराओ मत। उसने फौरन मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। सच में ये बड़ा बॉस तो बड़ा ही मासूम निकला। कोई बात नहीं,
डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे कुछ साफ साफ तो दिख नहीं रहा था, और जो साफ न दिखे उसे मैं इंसान ही मानती हूँ। बल्कि मैं तो नए एनपीसी के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो गेम जीतने में मेरी मदद कर सके। ऐसा लग रहा था जैसे दो भले बुजुर्ग आ रहे हों। जैसे ही ताले में चाबी घूमने की आवाज आई, लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में भी बहस छिड़ गई। तभी एक कड़क आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। सामने दो खौफनाक साए खड़े थे। उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी। वो दोनों अपने साथ दो बड़े बड़े बोरे घसीट रहे थे। जमीन पर उस बिना सिर वाले बॉस को पड़ा देख वो बुढ़िया चिल्लाते हुए उसकी तरफ झपटी और उसने मुझे एक तरफ धक्का दे दिया। अगर मैं उसकी आवाज न सुनती तो मेरे लिए ये पहचानना मुश्किल होता कि वो एक औरत है। मैंने झट से उस काली बुढ़िया का कोयले जैसा हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से कहा, माँ जी, आपकी त्वचा इतनी रूखी कैसे हो गई? कल रात मैंने खीरे का एक फेस मास्क बनाया था, क्या आप उसे आजमाना चाहेंगी? वो बुढ़िया जो गालियाँ दे रही थी अचानक सन्न रह गई। फिर वो हकलाते हुए बोली, हाँ ठीक है, चलेगा। आखिर सच ही कहा है। ऐसी कौन सी औरत है जिसे खूबसूरत दिखना पसंद नहीं? जब उसने देखा कि मैं सच में खीरे का कटोरा लेकर आ गई हूँ और उसे फेस मास्क लगाने लगी तो वो बूढ़ा आदमी चिढ़ गया। लगता है तुम्हें अपनी पुरानी बहू मिल गई है। उस आदमी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। नजारा वाकई देखने लायक था। उसने मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी। उसके शरीर का धुआं गायब हो गया। उसने बस अपने कंधे उचका दिए। वो बुढ़िया शर्मिंदा होकर खड़ी हुई और अपने चेहरे के खीरों को ठीक करने लगी। तुम बहुत बोलते हो, जाओ जाकर खाना बनाओ। बूढ़ा आदमी तुरंत चुप हो गया। लेले भागकर दादी के पास गई और बड़ी तमीज से मना करने लगी, दादी माँ मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन दादाजी का बनाया खाना बहुत बेकार होता है। उन्हें खाना मत बनाने दीजिए, मम्मी को बनाने दीजिए। मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। मैं कमरे में जाकर सुई धागा ढूंढने लगी। पिताजी के स्वेटर के धागे निकल रहे हैं, वो इसे ठीक क्यों नहीं करते? जब तक बूढ़े ने खाना तैयार किया मुझे सुई धागा भी मिल गया। वो चारों भूत एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और लाइव चैट वालों को भी अब समझ आया। इतनी देर से जो ड्रामा चल रहा था वो इसलिए नहीं था कि लू याओ बहुत बहादुर है, बल्कि इसलिए था क्योंकि वो अंधी है। मैंने सिलाई शुरू की क्योंकि ससुर और बहू के बीच पर्दा होना चाहिए, इसलिए मैं उनसे थोड़ी दूर रही। वो बूढ़ा भी थोड़ा घबराया हुआ था। जब मैंने उसके पेट की सिलाई पूरी कर ली तब जाकर सब शांति से मेज पर बैठे। वो बूढ़ा अब भी हैरान परेशान था। उसके पेट के टांके लग चुके थे। अब सब खाने के लिए तैयार थे। खाना शुरू होने ही वाला था जब किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया तो मैंने खुद ही एक चिकन पंजा उठा लिया। जैसे ही मैं उसे मुंह के पास ले गई, मेरी प्यारी बहू, ये तुम्हारे ससुर जी आज ही नीचे से लाए हैं। ये एकदम ताज़ा खाना है। ये सब कल रात ही मरे हैं। नीचे से। नीचे तो मरे हुए खिलाड़ियों के अलावा और कोई नहीं था। अब और क्या ही हो सकता था। मैंने फौरन अपने हाथ रोक लिए और पेट पककर नाटक करने लगी जैसे मुझे उबकाई आ रही हो। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं अब ये सब नहीं खा सकती। शायद कल रात जो हमारे बीच हुआ उस वजह से मैं माँ बनने वाली हूँ। जी हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर वो लकी मजे लेने लगी, लेकिन वो बुजुर्ग जो तो खुशी से झूम उठा। उन्होंने फौरन अपने बेटे से कहा कि मुझे कमरे में ले जाकर आराम कराए। वो बिना सिर वाला बॉस तो शर्म से पानी पानी हो गया था। उसने मुझे गोद में उठाया और घबराते हुए कमरे की ओर चल दिया। लेकिन जैसे ही हम कमरे के अंदर पहुँचे उसने अपनी झिझक को दूर किया और मुझसे भी ही गंभीरता से बात करने लगा। उसने कहा, मुझे माँ कर दो। तुम्हारे प्यार का जवाब देने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया। भले ही हमने साथ में कम वक्त बिताया है, पर मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक अलग ही एहसास है। लेकिन लेले मेरी बच्ची है। भले ही ये सब एक खेल हो जैसा कि तुम लोग कहते हो, पर मैं चाहता हूँ कि वो भी तुम्हें अपनी माँ के रूप में पसंद करे। मेरी नजर उसके गले के उस भयानक जख्म पर पी जहाँ से उसका सिर धंसे अलग हुआ था। रुको, बस। नहीं, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। क्या इसमें अब भी दर्द होता है? उसने कहा, पहले होता था पर अब नहीं होता। खैर, मैंने बेहोश होने का नाटक करके उन बुजुर्ग भूतों को तो उल्लू बना दिया था। अगले 2 दिनों तक मैंने खुद ही खाना बनाया। मैंने सिर्फ उसी सामान का इस्तेमाल किया जो बॉस लेकर आया था, ताकि मुझे उन पुराने भूतों के अजीबोगरीब खाने को हाथ न लगाना पे। और इस नाटक को सच दिखाने के लिए दूसरी रात से मैं और वो बॉस एक ही बिस्तर पर सोने लगे। आधी रात को जब मैं उसे रिझाने की सोच ही रही थी तभी कंबल के अंदर से एक मासूम सा चेहरा बाहर निकला। मम्मी, क्या आप अब लेले से प्यार नहीं करती? पापा में ऐसा क्या खास है? लेले उनसे कहीं ज्यादा अच्छी है। ये कहते हुए लेले अपने पापा को गुस्से में घूरने लगी। उसकी सफेद फ्रॉक धीरे धीरे लाल होने लगी थी और बॉस के गले का जख्म भी बने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अब दोनों के बीच जंग छिड़ जाएगी। मैंने फौरन उन्हें रोका और कहा कि मैं तुम दोनों के साथ ही सोऊंगी। इस तरह पहले 3 दिन मैंने अपने इस पति और बेटी लेले के साथ सुरक्षित बिता लिए। सिस्टम के अपडेट के मुताबिक अब सिर्फ टूलवर खिलाई ही जिंदा बचे थे। आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। मैं खिड़की से बाहर उस खूनी चांद को देख सोच में डूब गई। तीसरी रात को मुझे अचानक फेंगजी का एक मैसेज मिला, याओ याओ, कल से हमें पोसियों के घर जाना होगा। सुना है कि जब तक हम इस बिल्डिंग की 30 मंजिलों के भूतों से नहीं मिल लेते तब तक बाकी रास्ते नहीं खुलेंगे। तुम सबसे ऊपर वाली मंजिल पर हो तो तुम्हें सबकी मदद करनी होगी ताकि हम इस टास्क को पूरा कर सकें। अफसोस की बात ये थी कि पिछली बार असली खिलाई 6ठे दिन ही मारी गई थी जब वो इस बॉस से मिलने आई थी। इसलिए 7वें दिन क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। फेंग जी की बातों को पकड़ मैंने भी शांति से जवाब दिया,
शुक्रिया, मैं सबकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर हमें नहीं पता कि 7वें दिन क्या होगा, तो फिलहाल अगले 3 दिनों के टास्क पर ध्यान देना ही बेहतर है। फिर मैं हॉल में आई और सबको बताया कि मुझे अब नीचे जाना होगा। मेरे निकलने से पहले लेले अपने पापा के पास गई और बोली, जल्दी से मुझे गुस्सा दिलाओ, मुझे अपनी फ्रॉक लाल करनी है। सफेद कपड़ों में मेरा खौफ नहीं जमता, वरना मैं उन पोसियों को डरा नहीं पाऊंगी। जल्दी करो ना। लेकिन बॉस ने बेप्यार से कहा, तुम बस खुश रहो बेटा, जब तक तुम्हारा बाप साथ है। किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हारी माँ की तरफ आंख उठाकर भी देखे। और ये सच भी था, अगर कुछ काम नहीं आया तो मैं अपना आखिरी दांव चलूंगी। अपनी अंतड़ियां बाहर निकालकर उनके दरवाजे पर रख दूंगी और उन्हें डरा धमका कर अपना काम निकलवाऊंगी। लेकिन एक समस्या है, क्या यहाँ कोई नियम कानून नहीं है? हम यहाँ के पुराने निवासी हैं और इन 3 दिनों तक हम अपनी बहू के साथ नीचे नहीं जा सकते। तो क्या मेरी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी? बहू, तुम अपना ख्याल रखना। नीचे रहने वाले लोग बिल्कुल भी समझदार नहीं हैं। वो बहुत बदतमीज हैं। तभी बीच रास्ते में किसी ने मेरा हाथ थाम लिया। याओ याओ, इसे अपने पास रखो। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें हाथ भी लगा सके। तभी एक मशीनी आवाज गूंजी, बधाई हो खिलाड़ी, आपको मिला है एक SSS लेवल का हथियार। ममता का गंडासा। ये एक प्राइवेट मैसेज था जो सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा था। वो मेरे लिए इस हद तक जा सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मरे हुए लोग अक्सर उन चीजों से नफरत करते हैं जिनसे उनकी जान गई हो, लेकिन उसने वही खंजर अपने शरीर से खींचकर बाहर निकाला और बड़े प्यार से मुझे हथियार के तौर पर दे दिया। लेले ने जब देखा कि सब अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं, तो वो भी अलमारी की तरफ दौड़ी और सामान इधर उधर फेंकने लगी। फिर उसने एक सबसे साफ सुथरी, बिना किसी सिलवट वाली सफेद फ्रॉक चुनी। उसे अपने हाथों में लेकर वो मेरे हाथ में मौजूद उस गंडासे की तरफ दौड़ी। शायद डर की वजह से लेले के हाथ में मौजूद वो सफेद फ्रॉक देखते ही देखते खून जैसी लाल हो गई। लेले ने वो लाल फ्रॉक मेरी तरफ उछाली और वो जादुई तरीके से मेरे शरीर पर आ गई। वो बिल्कुल मेरे नाप की थी। मम्मी, ये वही कपड़े हैं जो मैंने मरते वक्त पहने थे। इन्हें पहनकर आप सुरक्षित रहेंगी। बधाई हो खिलाड़ी, आपको मिला है एक और SSS लेवल का आइटम, फरिश्ते का कवच। दादी भी पीछे नहीं रही, उन्होंने झटके से अपना एक जला हुआ हाथ उखाड़ लिया। इसे पकड़ो, मुसीबत के वक्त ये तुम्हारी मदद करेगा। SSS लेवल का टास्क आइटम, सूखी लकड़ी में जान। ये चारों बड़े बॉस एक साथ बाहर आए और बड़े भारी मन से मुझे विदा करने के लिए 30वीं मंजिल की सीढ़ियों तक आए। हाथों में इतने सारे हथियार और बदन पर वो लाल फ्रॉक देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। लोग कहते हैं कि ये इस हॉरर गेम के डरावने भूत हैं, पर मेरे लिए तो ये मेरा सबसे प्यारा परिवार है। लाइव चैट में लोग जल भुनकर कह रहे थे कि अगर हमें भी ऐसे हथियार मिलते तो हमें भी ये भूत बहुत प्यारे लगते। नजारा ऐसा था जैसे कोई बेटी अपने मायके से विदा हो रही हो। अब मैं 29वीं मंजिल पर पहुंच चुकी थी। मैंने बड़ी शालीनता से दरवाजा खटखटाया। अभी एक ही दस्तक दी थी कि दरवाजा खुल गया। मुझे ग्रुप मैसेज से पता चला था इस मंजिल के खिलाड़ी पहले ही मारे जा चुके हैं। अंदर से 2 जुड़वा भाई बहन बाहर निकले। वो दिखने में कम उम्र के लग रहे थे। उन्होंने बड़ी सावधानी से मेरे हाथों में मौजूद हथियारों को देखा। खासकर उस टूटे हुए गंडासे को देखकर उनके पसीने छूट गए। वो मुझे खुश करने के लिए जबरदस्ती मुस्कुराने लगे। आप 30वीं मंजिल की पड़ोसी हैं? मिलने आई हैं तो शौक से आइए, पर ये हथियार साथ लाने की क्या जरूरत थी? अरे आप तो हमें पराया समझ रही हैं। ये लीजिए, ये 29वीं मंजिल का विजिटिंग कार्ड है, इसे संभाल कर रखिए। मैंने वो साधारण सा कार्ड अपने हाथ में लिया। उस पर बस एक छोटा सा काला निशान बना था जिसे देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। शुक्रिया। क्या मैं अंदर आकर एक कप चाय पी सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। दरअसल जब मैं इस डरावने गेम में पहली बार आई थी और बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी, तब मैं खाली नहीं बैठी थी। जब बाकी सब खिलाड़ी मंजिलें हथियाने के लिए भाग रहे थे, तब मैंने बोरियत मिटाने के लिए बिल्डिंग के 5 चक्कर लगाए थे। तभी मुझे काली धुंध से घिरे कचरे के ढेर में और सड़ी गली चीजों के बीच एक गंदा और पुराना अखबार मिला। किस्मत से कचरा छानना मेरा पुराना पेशा था। मैं एक अनाथ हूँ और बचपन में मेरा रोज का काम यही था कि कचरे में कुछ खाने लायक ढूंढूं या फिर कोई काम की चीज मिल जाए। अक्सर खिलाड़ी ऐसी जगहों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो बस ऊपर पहुँचने की जल्दी में रहते हैं और कभी नहीं सोचते कि बिल्डिंग के बाहर भी कुछ मिल सकता है। लेकिन वो अखबार इतना जरूरी क्यों था? लू शेन की नरों में वो गहराई है जो आम इंसान नहीं देख सकता, जो हमें दिखाई नहीं देता। वो उसे सा देख लेता है। उसकी आंखों की वो धुंधली सी दुनिया असल में हमारे दिलों की सच्चाई बयां करती है। 29वीं मील पर रहने वाले ये युवा भाई बहन अपने 18वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले अपने ही सगे पिता के धोखे का शिकार हुए। उस लालची बाप और उसकी प्रेमिका ने मिलकर उन्हें ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया, क्योंकि उनका पिता घर जमाई था और उसकी नर हमेशा से उनकी माँ की जायदाद पर थी। बच्चों के बालिग होने पर जायदाद उनके हाथ न चली जाए, इसलिए उस औरत ने ये खौफनाक साजिश रची और पिता ने भी बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उनकी मौत के 3 साल बाद उस पिता और उसकी प्रेमिका को मौत की सा सुनाई गई और उन्हें तुरंत फांसी दे दी गई। उनकी माँ ने भी अपना कारोबार बंद कर दिया और अपने बच्चों की तस्वीरें सीने से लगाए। वो अकेली ही दुनिया के सफर पर निकल पी। चाय का प्याला खाली हुआ और इसी के साथ ये दर्दनाक कहानी भी तम हुई। वो युवा भाई बहन नम आंखों से मुझे देख रहे थे। उनकी नरों में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन साथ ही एक सुकून और एहसान भी। जब मैं वहाँ से जाने के लिए उठा और उस मील के दरवाजे से बाहर निकला, तो अचानक मेरे हाथ रुक गए। मैंने प्यार से उनके कपों की धूल झाई और कहा, आज से अपनी जिंदगी को नए सिरे से जियो, चाहे तुम यहाँ हो। अगर तुम एक दूसरे का साथ दोगे तो एक न एक दिन तुम अपनी माँ से जरूर मिलोगे। उन्हें उम्मीद के साथ सिर हिलाते देख मैं एक सुकून भरी मुस्कान के साथ नीचे की ओर बगया। अब मैं 28वीं मील पर पहुंचा, जहाँ के खिलाई भी कब के दम तो चुके थे। शायद वो मेरी ताक के आगे झुक गए थे, या फिर यूँ कहें कि मेरी शख्सियत ने उन्हें कायल कर दिया था। जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, फौरन दरवाजा खुल गया। वहाँ की लकी ने बेअदब से मुझे एक कार्ड थमाया। उसने अजीबोगरीब कॉस्प्ले कपड़े पहने थे और चेहरे पर भारी मेकअप था। देखने में तो उसका शरीर बिल्कुल सही सलामत लग रहा था, लेकिन मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसकी मौत किसी हादसे में नहीं हुई थी। उसने नींद की गोलियां खाकर अपनी जान दी
थी। जब वो मरी तब वो सिर्फ 19 साल की थी, अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पाव पर। लेकिन कपों से जुए एक छोटे से विवाद ने उसे मौत के गले लगाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल उसने इंटरनेट पर एक सुंदर ड्रेस देखी थी और वैसी ही ड्रेस खरीदकर खुशी खुशी अपनी तस्वीरें खिंचवाई। जब उसने वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली तो हारों लोगों ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। किसी ने कहा उसने विग नहीं पहनी तो किसी ने उसके मेकअप का मार्क ओया। लोगों ने कहा कि उसे इस आर्ट की समझ नहीं है और उसने इस कम्युनिटी का नाम खराब किया है। उन्होंने उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छुई, यहाँ तक कि उसे मर जाने को कहा। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने उसके दोस्तों और उसके माता पिता की निजी जानकारी इंटरनेट पर फैला दी। उसके अपनों को पागलों की तरह परेशान किया जाने लगा। उसकी भद्दी तस्वीरें बनाकर उसके माँ बाप को भेजी गयी। वो मासूम लकी बुरी तरह घबरा गई और डर के साए में जीने लगी। उसे इन सब नियमों और कम्युनिटी का कोई अंदा नहीं था, नहीं वो इन सब बच्चों में पना चाहती थी। उसके लिए तो बस वो ड्रेस बहुत खूबसूरत थी और वो उसे पहनकर खुश होना चाहती थी। लेकिन दुनिया ने उसे यकीन दिला दिया कि उसने कोई बा गुनाह किया है और इस गुनाह की सजा सिर्फ मौत है। यहाँ तक कि जान देने से पहले भी उसने वही ड्रेस पहनी, पूरा मेकअप किया और विग भी लगाई। उसके चेहरे के उस भारी मेकअप और उसकी मासूम नरों को देखकर मैंने उसके कमरे से मेकअप हटाने वाली रुई उठाई और धीरे धीरे उसके चेहरे का वो बोझ सा करने लगा। मैंने उसे बेप्यार से समझाया, कैद तुम नहीं थी, बल्कि वो लोग अपनी छोटी सोच में कैद थे। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद भी वो लोग अपनी जिंदगियां जी रहे हैं, लेकिन वो कभी खुश नहीं रह पाए। उनमें से कुछ तो पागल खाने पहुंच गए क्योंकि उनकी नफरत ने उन्हें ही निगल लिया। यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ सिर्फ जिंदगी और मौत का सच है। इस जगह पर तुम जो चाहो वो पहन सकती हो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। चाहे तुम जो भी कपड़े पहनो, बिना मेकअप के रहो या फिर जी भर के सज धज कर। अगर वो लोग मरने के बाद गलती से यहाँ आ गए तो तुम उन्हें जी भर के तड़पा सकती हो। बेशक मुझे लगता है कि उन जैसे घटिया लोगों को दोबारा जन्म लेने का हक ही नहीं होना चाहिए। मेरी बातें सुनकर उस लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो धीरे से मुस्कुराई और उसने अपनी पीठ के पीछे से अपने खतरनाक हथियार निकाल लिए। उसकी आंखों में अब खून का प्यासापन साफ झलक रहा था। उसने कहा, ठीक है दीदी, अब से मैं वैसी ही रहूंगी जैसी मैं हूँ, और अगर वो सच में कभी यहाँ आए तो मेरे ही हाथों मौत पाना उनके लिए बड़े सम्मान की बात होगी। मैंने कहा, यही तो बात है, आखिर ढावी मंजिल के बॉस में ऐसा ही रुतबा होना चाहिए। इसके बाद मैं ढावी मंजिल पर पहुंची, जहाँ का नजारा थोड़ा अजीब था। वहाँ एक औरत ऑफिस की यूनिफॉर्म और मेकअप में थी, लेकिन उसने ऊपर से एप्रन पहन रखा था। उसका ये हुलिया काफी बेमेल लग रहा था। उसके हाथ में एक छोटे बच्चे का हाथ था जिसका शरीर बुरी तरह कुचला हुआ लग रहा था। भले ही मैंने खबरें न पढ़ी हों, पर मैं समझ गई थी कि ये कौन है। दरअसल इस छोटे बच्चे का स्कूल के पास एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसकी माँ घबराहट में अपने ऑफिस के कपड़ों में ही स्कूल भागती हुई आई थी, लेकिन इंटरनेट पर कुछ जाहिल लोगों ने उसकी फोटो वायरल कर दी। लोगों ने उसे बदचलन कहा और ताना मारा कि उसका बेटा मर गया है और उसे सजने संवरने की पड़ी है। उन्होंने उस पर गंदे इल्जाम लगाए और उसकी ममता पर सवाल उठाए। वो बेचारी माँ इस गहरे दुख और दुनिया की नफरत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन इस रहस्यमयी दुनिया में वो माँ और बेटा फिर से एक साथ थे। मैं उस जवान माँ को दिलासा देने ही वाली थी कि तभी उस डरावने दिखने वाले छोटे बच्चे ने बड़ी मासूमियत से अपनी जुबान खोली। उसने कहा, आंटी, मैंने मम्मी को समझा दिया है और वो अब ठीक हैं। आपको एक राज की बात बताऊं, दरअसल 3 दिन पहले हमारे घर में वही आदमी रहने आया है जिसने मेरी मम्मी को बहुत परेशान किया था। मैं अपनी मम्मी को अच्छे से जानता हूँ, उनका सजना संवरना उनके काम की जरूरत थी। सच तो ये है कि अगर मम्मी खुश हैं, तो चाहे वो काम के कपड़ों में खाना न भी बनाए, तब भी वो मेरे लिए एक सुपर हीरो ही रहेंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम भी एक सुपर हीरो हो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान लाना है। लाइव चैट में लोग ये सब देखकर भावुक हो गए और रोने लगे। सब कहने लगे कि हमारी निंग सच में बहुत समझदार और दयालु है, वो तो साक्षात देवी है। मैं लगातार नीचे की मंजिलों की ओर बढ़ती रही, जहाँ मुझे कई जाने पहचाने और अजनबी साए मिले। कहीं अपने परिवार को ढूंढते हुए जान गंवाने वाला बच्चा था, तो कहीं स्कूल में जुल्म का शिकार हुआ कोई नौजवान। मैंने एक एक करके उन सबकी बातें सुनी और उन्हें हिम्मत देकर आगे बढ़ी। इन 2 दिनों के दौरान मैंने अपने काम के वक्त का पूरी पाबंदी के साथ पालन किया। हर रोज जब मैं काम खत्म करके ढावी मंजिल पर लौटती, तो लेले किसी नन्ही बिल्ली की तरह दौड़कर मुझसे लिपट जाती। वो अपना चेहरा मुझ पर रगड़ती और बड़े प्यार से कहती, मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आई। उसका ये मासूम प्यार देखकर मेरा दिल पिघल जाता। वहीं वो बिना सिर वाला बड़ा बॉस खुद अपने हाथों से मेरे लिए खाना तैयार रखता। वो थोड़े हक के साथ मेरा हाथ थामता और धीमी आवाज में अपनी शिकायत दर्ज कराता। सच तो ये है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो मेरे लिए होड़ मची है। मुझे ये सब बहुत पसंद आ रहा था। काश ये पल यहीं रुक जाए। लाइव चैट में लोग जल भुनकर कह रहे थे, इस लड़की की किस्मत तो देखो कितनी चमक रही है, काश मैं भी इसकी जगह होती। हंसी मजाक और इन छोटी मोटी बातों के बीच 6ठा दिन भी आ पहुंचा और अब मैं 10वीं मंजिल तक पहुंच चुकी थी। मेरे पास अब बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स जमा हो गए थे जो मैंने 9वीं मंजिल से नीचे आते वक्त इकट्ठा किए थे। अब बॉस उतना डरावना नहीं लग रहा था। मुझे कुछ बचे हुए खिलाड़ी मिले, लेकिन उनमें से किसी की भी मुझसे भिड़ने की हिम्मत नहीं थी। और सच कहूँ तो पड़ोसियों को काबू करने में मुझे उनकी मदद की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये पड़ोसी बड़े ही मिलनसार निकले और काफी प्यारे भी थे। उन्होंने खुद आगे बढ़कर दरवाजा खोला और खुद ही विजिटिंग कार्ड्स मेरे हाथों में थमा दिए। इसके बाद वे भी दूसरे पड़ोसियों से मिलने के लिए मेरे साथ हो लिए। हम नीचे की ओर बढ़ते गए और आखिरकार हम 10वीं मंजिल पर पहुंच गए। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें 2 मीटर ऊंचा एक ऐसा राक्षस दिखा जिसका शरीर इंसान का था और सिर कुत्ते का। वो गलियारे में सीना ताने खड़ा था। दरवाजा पूरा खुला हुआ था और अंदर खिलाड़ियों की हड्डियों का ढेर लगा था।
उस कुत्ते के सिर वाले राक्षस ने हमारी तरफ एक विजिटिंग कार्ड बढ़ाया। मैंने अपना मुंह खोला, मैं कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी वो राक्षस अचानक मेरी तरफ मुड़ा और थोड़ा नीचे झुका। भले ही मेरी नजर कमजोर थी, पर मैं उसके दांतों में फंसा हुआ मांस साफ देख सकती थी। यहाँ तक कि उसमें किसी इंसान की उंगली भी फंसी थी। उसने कहा, ऐ इंसानी लड़की, ये मत समझना कि 30वीं मंजिल के वो 4 लोग तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो मैं तुमसे डर जाऊंगा। कम से कम इस मामले में मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। 10वीं मंजिल पर जो भी आता है वो कभी जिंदा वापस नहीं जाता। तुम्हारी खातिर मैं उन इंसानों को एक कार्ड दे सकता हूँ जो मुझे ठीक लगे, पर इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। मैं खामोश हो गई और अपनी उस बेचैन चाकू को बड़ी मुश्किल से शांत किया। मैंने धीरे से उसे फुसलाते हुए कहा, बस भी करो, गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ। एक कुत्ते के मुंह लगना हमें शोभा नहीं देता। तब जाकर वो चाकू गुस्से में फुफकारते हुए शांत हुआ। इस राक्षस और इंसानों के बीच की ये दुश्मनी शायद तब से है जब ये जिंदा था, और ये आज की कड़वी हकीकत से भी जुड़ी है। कुछ इंसान बेजुबान कुत्तों और बिल्लियों पर बहुत जुल्म करते हैं, इसीलिए इस दुनिया में ये कुत्ते के सिर वाला राक्षस पैदा हुआ है जो सिर्फ 10वीं मंजिल पर इंसानों का शिकार करता है। सुनने में ये एक तरह का इंसाफ ही लगता है। आखिर ये कत्लेआम कब रुकेगा? शायद तब जब इंसान जानवरों पर जुल्म करना बंद कर देंगे। तभी नीचे से किसी के चीखने की दर्दनाक आवाज आई। देखो, तुम नीच इंसान सिर्फ जानवरों को ही नहीं मारते बल्कि अपनों का भी खून बहाते हो। फिर से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। इसी बीच नीचे से चीखें आनी बंद हो गईं और एक मशीनी आवाज गूंजी। शुरुआत में 30 खिलाड़ी थे, अब सिर्फ 5 बचे हैं। सिर्फ 5 लोग। मैं और मेरे साथ खड़े 2 खिलाड़ी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनमें से एक वही छात्रा थी जो नीचे रो रही थी। हम यहाँ 3 लोग थे। इसका मतलब था कि 9वीं से पहली मंजिल तक सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे थे। मेरे मन में कुछ बुरा होने का अंदेशा हुआ। मैंने अपना फोन खोला। खिलाड़ियों के ग्रुप में मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। मैं सबसे आगे चल रही थी, वो छात्रा मेरे ठीक पीछे थी और जिम ट्रेनर सबसे पीछे हमारी रक्षा कर रहा था। हम तीनों बड़ी सावधानी से नीचे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हमने 9वीं मंजिल पर कदम रखा, एक पारदर्शी जाल ने हम तीनों को घेर लिया और तभी दीवार के पीछे से एक आदमी और एक औरत बाहर आए जिनके हाथों में चमकती हुई बंदूकें थीं। उनके चेहरों पर एक घमंडी मुस्कान थी। अपने सारे विजिटिंग कार्ड्स हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा हाल भी नीचे वाले उन बेवकूफों जैसा ही होगा। हम तुम सबको मार डालेंगे। ये और कोई नहीं, फेंग और चेंग थे। शुरू से ही फेंग और चेंग मिलकर एक खेल खेल रहे थे। एक अच्छा बन रहा था और दूसरा बुरा, ताकि वे खिलाड़ियों का भरोसा जीत सकें। फेंग ने मुझे जो मैसेज भेजा था उसमें आधी बात छिपाई गई थी। युआन शेन की मौत बेकार नहीं गई थी। कम से कम उसने बाकी खिलाड़ियों को 6ठे दिन तक बचने का एक रास्ता दिखा दिया था, ताकि खिलाड़ी 4थे दिन तक जिंदा रह सके। जरूरी नहीं था कि हर बार पड़ोसियों को ही मनाया जाए और सारे कार्ड इकट्ठे किए जाएं, क्योंकि हर खिलाड़ी मेरी तरह खुशकिस्मत नहीं था जिसके पास इतने सारे खतरनाक हथियार हों कि वो दूसरों को डरा सके। तो इस खेल को जीतने का एक और रास्ता भी है, दूसरों का हक छीनना और उन्हें पूरी तरह निगल जाना। 4थे दिन से इस खौफनाक खेल के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। अगर खिलाड़ी ए खिलाड़ी बी की जान ले लेता है तो खिलाड़ी बी के पास मौजूद उस मंजिल के सारे विजिटिंग कार्ड्स ए के हो जाएंगे। इतना ही नहीं, बी ने अब तक जितनी भी तरक्की की है वो सब ए को विरासत में मिल जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सुअर को हलाल करने के लिए पालना। जब तक वो सुअर मोटा और तगड़ा न हो जाए उसे खिलाते रहो, और जैसे ही वो कमजोर पड़े उसे काटकर उसका सारा मांस हड़प लो। और हम सब भी, फेंग जी और चेंग गे के लिए बस वही सुअर थे जिन्हें वो अपनी भूख मिटाने के लिए पाल रहे थे। पर उन्हें क्या पता था कि मैं इस झुंड की सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन जाऊंगी। थू है इनकी ऐसी घटिया सोच पर। सीधी बात तो ये है कि इस डरावने खेल के नियमों के मुताबिक खिलाड़ियों का आपस में एक दूसरे को मारना न सिर्फ जायज है बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया जाता है। लेकिन इस बार फेंग जी और चेंग गे ने इंसान पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपना कोट उतारकर एक तरफ फेंका जिसके नीचे से मेरी वो लाल रंग की ड्रेस चमक उठी, और अपनी ड्रेस के नीचे से मैंने वो खौफनाक कुल्हाड़ी निकाली जिसने न जाने कितनों के सिर कलम किए थे। उसकी धार देखकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। अब जरा मुझे भी तो बताओ, तुम दोनों ने मुझे तड़पाने के लिए क्या क्या मंसूबे बांधे थे? मैंने बस लापरवाही से अपनी कुल्हाड़ी हवा में घुमाई और उनका वो एस क्लास का सुरक्षा कवच तिनके की तरह बिखर कर तबाह हो गया। फेंग जी और चेंग गे के चेहरों पर मौत का खौफ साफ दिखने लगा था, और देखते ही देखते वो दोनों बेदम होकर जमीन पर ढेर हो गए। लू याओ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम तो बस किसी भी तरह फिर से जिंदा होना चाहते थे। खुदा के लिए हमें मत मारो, हम पर रहम करो, हमें बख्श दो। पर मेरे दिल में उनके लिए रत्ती भर भी दया नहीं बची थी। उनकी गिड़गिड़ाहट को पूरी तरह अनसुना करते हुए मैंने बस ठंडे लहजे में उनसे एक सवाल पूछा। नीचे वाली मंजिलों के उन मासूम खिलाड़ियों ने भी तुमसे ऐसे ही अपनी जान की भीख मांगी होगी ना? तब क्या तुमने उन्हें छोड़ दिया था? तुमने तो उन्हें एक एक कर बेरहमी से काटा था, तड़पा तड़पा कर उनकी जान ली थी। अभी तो मेरी कुल्हाड़ी ने उन्हें छुआ तक नहीं था, पर उस ट्रिपल एस ग्रेड के घातक हथियार को अपनी तरफ बिजली की रफ्तार से आता देख फेंग जी और चेंग गे के डर का पैमाना अपनी आखिरी हद पार कर गया। उनका खौफ का लेवल सीधा 100 पर जा पहुंचा और उनका शरीर उस दहशत को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फट गया। उनकी आत्मा के परखच्चे उड़ गए और वो हमेशा के लिए मिट गए। पीछे खून की एक बूंद या उसकी महक तक नहीं बची। मैंने उस खून की प्यासी कुल्हाड़ी को बड़े प्यार से अपने सीने से लगा लिया और उसे धीरे से सहलाते हुए शांत करने लगी। बस अब शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। देखो
मुझे एक खरोंच तक नहीं आई है। फेंग जी और चेंगे ने अपने ही साथियों को मारकर जो ढेर सारे विजिटिंग कार्ड जमा किए थे वो मैंने उस स्टूडेंट लड़की और जिम कोच को दे दिए। अब वो बिना किसी डर के 20वीं से लेकर 30वीं मंजिल तक के भूतों से मिलने जा सकते थे। मैंने उनसे कहा कि अगर कोई भूत तुम्हें डराने की कोशिश करे तो बस इतना कह देना कि तुम 30वीं मंजिल की लू याओ के दोस्त हो और मैंने ही तुम्हें यहाँ कार्ड्स लेने के लिए भेजा है। मुझे पूरा भरोसा है कि उन भूतों के साथ मैंने जो इतना वक्त बिताया है और उनसे बातें की हैं, वो मेरा इतना मान तो जरूर रखेंगे। वो स्टूडेंट लड़की और जिम कोच खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। वो बार बार झुककर मेरा शुक्रिया अदा करने लगे। मैं थोड़ा झेप गई और उनसे बचने के लिए पीछे हटने लगी। हम तीनों वहाँ किसी अजीब से डांस की तरह इधर उधर हो रहे थे। इसके बाद मैं अकेले ही नीचे की मंजिलों के कार्ड्स इकट्ठा करने निकल पड़ी। अब नीचे का रास्ता मेरे लिए और भी आसान हो गया था। देखते ही देखते मेरे पास लगभग सारे कार्ड्स जमा हो गए। मेरे कानों में गेम जीतने की वो जानी पहचानी आवाज नहीं गूंजी, पर अजीब बात ये थी कि मेरे कानों में गेम का कोई नोटिफिकेशन नहीं गूंजा। मैं समझ गई थी कि माजरा क्या है। अभी भी सबसे अहम और आखिरी कार्ड मिलना बाकी था। 30वीं मंजिल का वो कार्ड और उस मंजिल की वो अनकही कहानी। पर सच तो ये है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। इन पिछले कुछ दिनों में उनके साथ रहते हुए उनकी जिंदगी की जो दर्दनाक दास्तां थी वो मुझे पहले से ही पता चल चुकी थी। आह, वो चारों कभी एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हुआ करते थे। ले वो मासूम बच्चा एक बारिश भरी शाम को स्कूल से लौटते वक्त मारा गया था। वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा था जो किसी पागलपन भरे कल्ट से जुड़े थे। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था और एक नामी स्कूल में पढ़ता था। वो बड़ी मुश्किल से अपने उस जहरीले परिवार के चंगुल से भाग पाया था, लेकिन उसके माँ बाप का दिमाग पूरी तरह से धो दिया गया था। उन्हें किसी ने यकीन दिला दिया था कि अपने ही बेटे का भेजा खाने से वो हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही उन्हें मौका मिला उन जालिम माँ बाप ने मिलकर अपने ही कलेजे के टुकड़े का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर्फ उस खोखले अंधविश्वास के लिए उन्होंने अपने बच्चे की जान ले ली और आज किस्मत मुझे उन्हीं के पास वापस ले आई थी, जहाँ हम सब मिलकर एक अजीब पर बेहद प्यारा परिवार बन चुके थे। शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं था। सच तो ये है कि मेरे एक्सीडेंट से ठीक एक दिन पहले मुझे मेरी सैलरी मिली थी। मैं खुशी खुशी एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। तभी न जाने क्यों अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने पास की दुकान से फूलों के 4 गुच्छे खरीदे और कुछ अनजान कब्रों को चुनकर उन्हें वो फूल भेंट कर दिए। मुझे आज भी याद है मैंने पास की दुकान से फूल खरीदे थे और उन अनजान कब्रों पर चाय थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उन चारों कब्रों पर लिखे नाम मुझे अच्छी तरह याद हैं। वो नाम थे चुलेले, झेंगशोई, वू क्युन्यांग और वू मिंग। तो वो सच में वू मिंग ही थी। 30वीं मंजिल पर वापस आकर मैंने खुद को संभाला और फिर से वही बेफिक्र मुस्कान चेहरे पर ले आया। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, देखा कि दरवाजा खुला था और वो भी क्यों न जब से मैं बाहर गया था। ये दरवाजा कभी बंद ही नहीं हुआ था। वो सब बस मेरे लौटने का इंतजार कर रहे थे। लिविंग रूम में घर के सभी छोटे बड़े सदस्य मुस्कुराते हुए बैठे थे। उन्होंने मेज पर लजीज पकवान सजा रखे थे और मेरी पसंदीदा चाय भी तैयार थी। किसी ने मेरा हाथ पका और मुझे वे प्यार से सबके बीच बिठा दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोले, अभी तुम्हारे 2 दोस्त ऊपर आए थे, हमने उन्हें विजिटिंग कार्ड दे दिए हैं। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया था उसे सोचकर मेरा दिल भर आया और मेरी आंखों से आंसू छलक पे। चलो आज एक दिन के लिए ही सही एक असली परिवार की तरह रहते हैं। आप सबके साथ इस तरह बैठकर खाना खाना मेरे लिए सबसे भी खुशी है। हाँ बेटा, जब तक तुम खुश हो हम भी खुश हैं। हम हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पगले, हम एक परिवार जो हैं। उनकी ममता देखकर मेरा दिल भर आया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दिन कितना सुकून भरा था, पर वक्त कितनी जल्दी बीत गया। रात का खाना खत्म हुआ और अंधेरा गहराने लगा। तभी काली दादी ने हवा में अपना हाथ लहराया और आसमान में सितारों जैसी चिंगारियां बिखर गईं, जैसे कोई आतिशबाजी हो रही हो। मैंने फौरन उनकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। मम्मी, आप तो वाकई कमाल हैं। क्या मैं? हे भगवान, ऐसी बात भी कोई पूछने की होती है क्या? अब एक लकी को ही पहल करनी पेगी। ये तो वाकई शर्मिंदा करने वाली बात थी। मैंने झट से अपने कदम बाए, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे चूम लिया। वो पल जैसे वहीं ठहर सा गया था। इस प्यार भरे पल के बाद उस बिना सिर वाले बॉस ने मेरे हाथ में एक कार्ड थमाया। अब मेरे पास पूरे 30 कार्ड जमा हो चुके थे। मैंने उन कार्ड्स के पैटर्न को देखा, उन्हें आपस में जोड़ा और उनकी लकीरों को मिलाते हुए जल्दी से उन्हें जमीन पर सजा दिया। बधाई हो खिलाई लू याओ, आपने हैप्पी होम के सभी सदस्यों का दिल जीत लिया है। अब रहस्यमयी दरवाजा खुलने वाला है। ये दरवाजा आज रात ठीक 11 बजे प्रकट होगा। सभी जीवित खिलाई अपने परिवार के साथ पहली मंजिल पर पहुँचे, वरना आप हमेशा के लिए इसी दुनिया में खो जाएंगे। लाइव चैट में लोग खुशी से चिल्लाने लगे। आज हम इतिहास बनते देखेंगे। हैप्पी होम को पहली बार कोई पार करने वाला है। लेकिन जाने का ख्याल आते ही मुझे उतनी खुशी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। रात के ठीक 11 बजे मेरे चारों रक्षक मुझे लेकर पहली मंजिल पर पहुंचे, जहां पहले सिर्फ मजबूत दीवारें थीं। अब वहां 3 पुराने काले दरवाजे थे। हर दरवाजे पर अलग अलग ताले लटके हुए थे। मेरे दरवाजे पर 4 ताले थे। उस स्कूल की लकी के दरवाजे पर 1 और जिम ट्रेनर के दरवाजे पर 2 ताले लगे थे। दरवाजों पर खिलाड़ियों के नाम लिखे थे और नाम के नीचे उनके खौफ के अंक दर्ज थे। मेरा नाम लू याओ और मेरे खौफ के अंक। ये है स्टूडेंट लड़की लिन शियाओ तांग, जिसका हॉरर स्कोर निनेटिक नैने परिंट निर्णय है। और ये है फिटनेस कोच झाओ तिएशान, जिसका स्कोर निनेटिक है। तभी एक आवाज गूंजती है, क्या आप खिलाड़ी इस दरवाजे को खोलने के लिए चाबी देना चाहेंगे? क्या आप दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना चाहते हैं? याद रहे, आपके पास सिर्फ आज रात 12 बजे तक का समय है। आप सबके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, वरना आप हमेशा के लिए इसी काल कोठरी में खो जाएंगे। लेकिन दरवाजे के ताले एकदम नए और अजीब थे, जिन्हें देखकर ही लग रहा था कि इनमें कोई चाबी नहीं लगेगी। मैं हार मानकर जमीन पर बैठ गई और अपना सिर पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई चाबी ही नहीं है। लगता है अब मैं वापस नहीं जा पाऊंगी।
शायद अब मुझे हमेशा के लिए तुम लोगों के साथ यही रहना होगा। ही ये सोचकर तो मुझे खुशी हो रही है। तभी वो बोला, लू याओ, तुम्हें अंदाजा हो गया है न कि असली चाबी क्या है, इसीलिए तुम इतना डर रही हो, है ना? तुम्हें पता तो चल गया है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि अगर तुम यहाँ खो गई तो तुम हमारी तरह कोई रूह या साया नहीं बनोगी। तुम बस चारों तरफ फैली इस काली धुंध का एक हिस्सा बनकर रह जाओगी, जिनके पास न कोई एहसास होता है, न कोई पहचान और न ही कोई सोच। तब तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं बचेगा। लू याओ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता। अगर ऐसा ही होना है तो बेहतर है कि तुम मुझे कुछ समय के लिए खो दो। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस आदमी ने अचानक अपना सीना चीर दिया और अपना हैप्पी हार्ट बाहर निकाल लिया। उसने उसे सामने वाले काले दरवाजे की ओर फेंक दिया। वो ताला अचानक एक बड़े सिर वाले राक्षस में बदल गया और उस दिल को पूरी तरह निगल गया। ये नजारा देखकर सिस्टम भी एक पल के लिए दंग रह गया। उसने फिर से पूछा, इस अनजाने डर के साथ जीने से बेहतर है कि क्या बाकी रूहें भी अपना हैप्पी हार्ट कुर्बान करना चाहेंगी ताकि उनका परिवार इस दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल सके। हाँ, यही सच था। दरवाजा खोलने की असली चाबी उन रूहों के दिल ही थे और शर्त ये थी कि वो दिल वाकई में खुश होने चाहिए। झाओ तिएशान और लिन शियाओतांग ने उम्मीद भरी नजरों से अपने भूतिया परिवार की ओर देखा, पर उन्होंने कहा, माफ करना, हमारे दिल लाल नहीं है। असल में खिलाड़ी अपना रोल निभाते वक्त हमेशा डरे सहमे रहते थे और बस किसी तरह टास्क पूरा करना चाहते थे। इसीलिए इन 7 दिनों में उन रूहों को कभी सच्ची खुशी महसूस ही नहीं हुई। यही इस खेल की सबसे बड़ी और खौफनाक चाल थी। तभी झाओ चिल्लाया, भाड़ में गया ऐसा दिल, क्या ये किसी जिंदा इंसान का दिल नहीं हो सकता? मेरे पास भी तो दिल है। और उसने झपट्टा मारकर चीखती हुई लिन शियाओतांग को निगल लिया। उसने उसे हड्डियों समेत पूरा चबा डाला। मुझे उसे रोकने का मौका तक नहीं मिला। अब झाओ ने अपनी पागलपन भरी नजरें मेरी तरफ घुमाई, जैसे वो मुझे भी उस दरवाजे की भेंट चढ़ाना चाहता हो। लेले चुपचाप एक तरफ खड़ी थी, पर उसके आसपास का माहौल बहुत खतरनाक हो चुका था। उसकी सफेद फ्रॉक फैलने लगी और फिर उसने अचानक मुस्कुराते हुए अपना मासूम चेहरा ऊपर उठाया। उसने अपना नन्हा सा हाथ आगे बढ़ाया, तेजी से अपना दिल बाहर निकाला और उसे दूसरे ताले की ओर फेंक दिया। वो बोली, मम्मी, लेले आपको छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी दुनिया में जाकर चैन से जिएं, भले ही उस दुनिया में लेले आपके साथ न हो। इसके बाद दादा और दादी ने भी वही किया और मेरे लिए तीसरा और चौथा ताला भी खुल गया। अच्छी बच्ची, अगर कभी तुम्हें मेरा बेटा मिले तो उसे कहना कि उस दिन पाइप में पानी न होना उसकी गलती नहीं थी। उसे ये भी बताना कि उसका पिता लोगों की जान बचाने वाला एक हीरो था, कोई बुरा इंसान नहीं। मेरी प्यारी बच्ची, तुम बिल्कुल भी उदास मत होना। तुम हमारे लिए हमारी अपनी औलाद जैसी हो। मम्मी पापा तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी पीछे वाला वो भारी लोहे का दरवाजा एक धमाके के साथ खुला और उसमें से एक तेज सफेद रोशनी निकली। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला गया, पर मैं समझ गई कि मैं बच गई हूँ। पर इस बार मैंने बिना किसी चूक के उन्हें अपनी बाहों में भर लिया, उन्हें पूरी ताकत से जकड़ लिया और सिसकते हुए उनसे एक सवाल पूछा, अगर तुम्हारा दिल ही नहीं रहा तो क्या तुम मर जाओगे? उस बिना सिर वाले बॉस ने मुझे कसकर गले लगा लिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम बस अपनी सारी यादें खो देंगे और ना जाने किस काल कोठरी में मजदूरी करने के लिए फेंक दिए जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम दोबारा कभी मिले तो मैं तुम्हें रूर पहचान लूंगा। माँ, लेले भी पहचानेगा। अच्छे बच्चे, हम सब तुम्हें याद रखेंगे। और फिर रात के 12 बजे का घंटा गूंज उठा। 4 जुईवे हाथों ने मुझे उठाया और लोहे के उस दरवाजे की ओर धकेल दिया। अब मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक गहरा सेतु उजाला था। तभी अचानक मुझे एक साथ 4 बेहद कोमल और ममता भरी आवाज़ें सुनाई दी। अपना अच्छे से ख्याल रखना, घबराना मत, अगली बार फिर मिलेंगे। बधाई हो खिलाई लू याओ, तुमने हैप्पी होम के इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहली बार में ही जीत हासिल करने का कीर्तिमान तुम्हारे नाम हुआ। तुम्हें बोनस के तौर पर 500 पॉइंट्स दिए जाते हैं। मैंने उस बेजान मशीनी आवा को अनसुना कर दिया और दरवाजे के बाहर उन धुंधली आकृतियों को पागलों की तरह निहारने लगी। मेरी नजरें उस एक काली परछाई पर जाकर टिक गयी। उसकी आंखों के कोनों में आंसू थे और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने अपने हाथों का लाउड स्पीकर बनाया और चिल्लाकर कहा, मैंने सोच लिया है, तुम्हारा नाम क्या होगा? लू चांगनिंग। इन हारों मील फैले पहाड़ों और नदियों के बीच मैं बस तुम्हारी सलामती और शांति की दुआ करूंगी।